नमस्ते। मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि इस विषय पर हम फिर से मिले हैं और मुझको लगता है कि ऐसे विषयों पर जितनी बार मिला जाए, जितनी बार इनकी चर्चा की जाए, उतना ही कम है। मानस और उसकी टीम को मैं अभिनंदन करती हूँ कि इस तरह की वैचारिक चर्चा फ़ेसबुक पर बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं। आज का मेरा विषय है कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएँ? मैं सबसे पहले तो आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। ये ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं 90 की पैदाइश हूँ। इसका मतलब ये है कि 90 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया और सोचने विचारने लायक परिस्थिति में 90 के 5 साल इधर और 5 साल बाद में मैं रही। और ये वही दशक था जब हमने ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ, लिबरलाइज़ेशन की तरफ कदम बढ़ाया। ये वो ज़माना था जब शिक्षकों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये बताया जाता था कि आत्मनिर्भर होना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश के लिए अच्छी बात है ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात करें, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, हमारे देश में विदेशी पूँजी आए इसलिए हमें अपना देश खोल देना चाहिए। हमारे उद्योग जो हैं वो हम कर चलाने के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसलिए बाहर से उद्योगों को हमारे देश में आना चाहिए और एक उदारीकरण के नाम पर या ग्लोबलाइज़ेशन के नाम पर एक जो प्रथा चली, ये वो दशक था। और यही दशक वो भी था जिस वक़्त हमने स्वदेशी का एक नया संदर्भ खोजा और समाज में हम बहुत माइनॉरिटी में होने के बावजूद, बहुत कम लोग होने के बावजूद हम समाज में ये समझाने के लिए निकलते थे नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, अलग-अलग रास्तों से हम ये लोगों को समझाना चाह रहे थे कि उदारीकरण के नाम पर जो हो रहा है, वो सिर्फ़ लूट है, वो नहीं होना चाहिए और स्वदेशी ही सही रास्ता है। इसीलिए एक लंबा 15-20 साल का एक दौर ऐसा गुज़रा, जिसमें ये माना गया था कि आत्मनिर्भरता या स्वदेशी ये सारे आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी पुरानी बातें हैं। तब से और अब से दुनिया इतनी बदल गई है गांधी जी के ज़माने से, कि गांधी जी की बातें अब जो है वो रेलेवेंट नहीं बनती है, आज उसका कोई संदर्भ नहीं बनता है। आज फिर वो सारे शब्द जो हैं वो रीइंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको कहे रीमिक्स का ज़माना जैसे कहते हैं कि पुरानी धुनों को नई म्यूज़िक डाल के रीमिक्स वर्जन लाया जाए। तो इसीलिए आत्मनिर्भरता, स्वदेशी ये सारी बातें जो है ये रीमिक्स होकर हमारे सामने आ रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपना देश आत्मनिर्भर बने, इसकी हमेशा से पक्षधर रही हूँ और मैंने हमेशा ये माना है कि देश को आत्मनिर्भरता के ही रास्ते चलना चाहिए। इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि जिस ज़माने में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ये सारा लिबरलाइज़ेशन का जो झंडा था वो 90 में उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तब अर्थ मंत्री थे वो और उन्होंने ये कदम उठाया और देश को लिबरलाइज़्ड इकोनॉमी के रास्ते पर वो ले गए। उसके बाद आज की सरकार आई है, खास करके विरोधी पक्ष के जो बीजेपी और एनडीए जिसे कहते हैं, वो सरकार आई है। तो दोनों सरकारों के, दोनों आइडियोलॉजीज़ के रास्ते जब हम चलते हैं, तो उन सारे रास्तों के दौरान मैं आत्मनिर्भर देश बने, इसकी पक्षधर रही हूँ और हमेशा से उसकी मैंने बात की है। इसीलिए भी मेरा ये मन था कि सभी प्रकार के लोग, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मानते हो या उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मानते हो, हम इस बात से आपसी सहमति बनाएँ, उसको सोचें, समझें और उसके बारे में और चर्चा करें। आत्मनिर्भरता जो है ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अगर आप ये ध्यान करेंगे ज़रा-सा कि जब हमको आज़ादी मिली तब हम लोग सुई भी नहीं बनाते थे। उसके बाद ये हमने किताबों में भी पढ़ा और जो सच्चाई भी थी कि जब हम सुई भी नहीं बनाते थे और हमारे हवाई जहाज़ बनने लगे। भारत ने जब शुरुआत की थी वो बहुत ही गरीब देश था
और आत्मनिर्भरता की एक कॉन्सेप्ट ये भी बनी कि हमने अपने देश में सारी से सारी चीज़ें बनाना शुरू की। खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बने, बहुत सारे और विज्ञान और इंडस्ट्री के रास्ते पर चलते हुए हमने आत्मनिर्भरता का एक दौर देखा, जो आत्मनिर्भरता का दौर 90 के दशक में आकर धीरे धीरे ही टूटा, मगर उसको जो आखिरी धक्का जो था वो 90 के दशक में मिला। मैं कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भरता उससे भी ज़्यादा पुरानी है। उससे पहले जब आज़ादी का आंदोलन चला, उसमें 1850 से लेके 1900 गांधी जी के आने के पहले तक तिलक महाराज थे, उन्होंने, दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन चलाया और एक तरह से देश को आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन के साथ उसको जोड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट जुड़ी। तो आत्मनिर्भरता वहाँ पर उतनी पुरानी भी है, गांधी जी से पहले की भी पुरानी है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भरता उससे भी ज़्यादा पुरानी है। जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जब राजा रजवाड़ाओं का राज चलता था, एक राजा आता था, दूसरा राजा जाता था, पर गांव जो थे वो मोटे मोटे आत्मनिर्भर थे। उनकी जो आर्थिक व्यवस्था बनी हुई थी वो इस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी कि वो लोग अपना काम खुद चला लेते थे। ऊपर ऊपर का राज्य बदलता था, उनका शुल्क महसूल शायद बदलता होगा, मगर मोटा मोटा हम देखें तो गांव तब आत्मनिर्भर थे। तो इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता एक बहुत पुरानी, टाइम टेस्टेड और जिसको कहे आजमाई हुई एक पद्धति है। इसीलिए उसको जांचना, परखना और आज की तारीख में आत्मनिर्भरता का क्या मतलब बनता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बनना है उतना कहकर काम नहीं चलता है। हमें हम जिस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो क्या आत्मनिर्भरता होगी? क्या वो वाली आत्मनिर्भरता होगी जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद अपनाई, जिसमें ये कहा गया कि प्राइवेट भी होगा और सरकार भी होगी। सरकार जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री में अपना हाथ डालेगी, लोक कल्याण के जितने काम होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो प्राइवेट काम ना कर सके उसमें सरकार रहेगी। उस तरह की आत्मनिर्भरता हमको चाहिए, या जिस तरह की आत्मनिर्भरता हमने उससे पहले देखी थी उस तरह की आत्मनिर्भरता चाहिए? या फिर क्या हम उस दिशा में जाना चाहते थे जब हमारे गांव जो थे वो एक सेल्फ फुलफिलिंग यूनिट थे, अपने आप में आत्मनिर्भर थे और बाहर की दुनिया से उसका बहुत कम राब्ता पड़ता था। तो इसलिए मुझको ये लगता है कि जब हम ये कहें कि हमें अपना देश आत्मनिर्भर बनाना है तो केवल उतना कहकर रुक नहीं आप सकते हैं। आपको किस प्रकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, किस प्रकार का आपको टारगेट है, उसकी डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी डिटेल हम मोटा मोटा देखते हैं तो कुछ खास समझ में नहीं आती है आज की तारीख में, क्योंकि हम, जहाँ तक पूंजी का सवाल है, आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमारे देश का हर प्रधानमंत्री जो है एक बार विदेशों के चक्कर तो ज़रूर लगाता है, ताकि वहाँ पर के जो एनआरआई हैं, वहाँ पर की जो बड़ी पूंजीपति हैं, उन लोगों को हम ये कन्विंस कर सकें कि आप आइए और हमारे देश में पूंजी लगाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नीतियां हैं आज की, जहाँ जिस नीति के तहत हेडलाइन ये है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, मगर उसकी डिटेलिंग जब हम चेक करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, टैली नहीं हो रहा है हिसाब जो है। क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? फिर हम ये कहते हैं कि हमको मेक इन इंडिया करना है। अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया और स्वदेशी, ये बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। पर जितना हमको समझ में आता है सरकार की, लोगों की, अर्थशास्त्री, सरकारी अर्थशास्त्रियों की बातों को सुनकर, उसमें से ये समझ में आता है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके तहत हम खुद इतना बनाने लगे कि लोग हमारे ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए आत्मनिर्भरता चाहते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो हम पर निर्भर हों, क्योंकि सामान जो है हमारे यहाँ बन रहा है। मेक इन इंडिया हम इसीलिए करना चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग आकर हमारे यहाँ उद्योग डालें। इसीलिए उद्योगों के सारे नियम हम ढीले करते जा रहे हैं, हम लेबर के सारे नियम ढीले करते जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान होगा पिछले दिनों में कर्नाटक सरकार ने जो है वो ज़मीन के कानून जो है वो ढीले कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े उद्योगों के लिए ज़मीन का खरीदना बेचना बहुत आसान हो गया है।
कुछ समय पहले मेक इन इंडिया के तहत हमने ये शर्त रखी थी कि अगर बड़ी-बड़ी सप्लाई चेन की कंपनियां हमारे भारत में आएंगी, तो उनको 30% कम से कम हमारे लोकल उद्योगों से, छोटे-छोटे उद्योगों से लेना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा। वो नियम भी हमने छोड़ दिया क्योंकि उस नियम के चलते कोई बड़ी कंपनी हमारे देश में आना नहीं चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, मगर आत्मनिर्भरता की जो व्याख्या हो रही है वो आपस में टैली नहीं हो रही है। पूंजी हमारे पास है नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है उस प्रकार की। हम जो है चीनी सामानों का बॉयकॉट करने तक तो हम जाते हैं, मगर हमारे पास उन सामानों का, दवाई की कंपनियों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसका कोई हमारे पास पर्याय है कि नहीं है। तो उस तरह की कोई चीज़ हमको तुरंत में तो समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए भी मुझको ये लगता है कि आत्मनिर्भरता की व्याख्या क्या होगी, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी ठीक ही है कि दुनिया बहुत बदल गई है और दुनिया पहले जितनी एक दूसरे पर निर्भर थी, आर्थिक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई आज है। तब आत्मनिर्भरता की व्याख्या हमको करनी बहुत ज़रूरी है कि आत्मनिर्भरता किसके लिए। तब सवाल ये उठता है ना कि आत्मनिर्भर कौन आत्मनिर्भर बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो एक बात जो सामने समझ में आता है कि भाई सरकार कहती है कि देश आत्मनिर्भर बने। देश आत्मनिर्भर बने का क्या मतलब होता है? देश के कई हिस्से हैं, देश में गांव है, देश में शहर है, देश में उद्योगपति है, देश में मजदूर है, देश में किसान है। तो किसकी आत्मनिर्भरता की हम लोग बात कर रहे हैं? क्या हम सरकार की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? सरकार ये कहे कि हमारे पास विदेशी पूंजी इतनी हो जाए, जैसे कहते हैं डॉलर रिजर्व्स जिसको कहते हैं, कि 90 के दशक में ये हुआ था कि हमारे पास अपना इंपोर्ट खरीदने का भी डॉलर नहीं था, जिसके चलते हमको एक तरह से देश को गिरवी रखना पड़ा था। आज वो हालत नहीं है। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहिए या जो जिस तरह का विदेशी भंडारण है, डॉलर रिजर्व जो है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। क्या इससे हम ये कह सकेंगे कि देश आत्मनिर्भर है? क्या हम सरकार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? क्या हम उद्योगों की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? क्या हम अपने किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने गरीब को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? तो मोटा मोटा जो समझ में आता है, अभी की जो नीति है, उससे ये समझ में आता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। देश के भीतर कौन आत्मनिर्भर बनता है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब देश को जल्दी से जल्दी 2025 तक में आत्मनिर्भर बनाना हो तो वो कौन बना सकता है? तो बड़े बड़े उद्योग आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग जो हैं उनको ये सहूलियत दीजिए। इसमें फिर आप स्वदेशी और विदेशी का फर्क करिए। जो देशी कंपनियां हैं बड़ी, जैसे रिलायंस है, टाटा है, गोदरेज है, इन सारी बड़ी कंपनियों को आप इस तरह की सहूलियत दीजिए कि वो इस तरह का कुछ ना कुछ करतब करें, क्योंकि 3-4 साल में जादू से आत्मनिर्भर बनना उस तरह से तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसा करतब किया जाए कि हम जादू से आत्मनिर्भर बन जाएं। और ये तभी संभव है जब हम इन बड़ी बड़ी कंपनियों को उस तरह की खुली छूट दें, उनको निवेश की खुली छूट दें, उनके लिए जमीन अधिग्रहण आसान कर दें, उनके लिए लेबर के कानून खत्म कर दें, उनके लिए तरह तरह के टैक्स इंसेंटिव दें, उनके अगर बड़े कर्जे हो गए हैं तो वो कर्जों को माफ कर दें, ताकि जल्दी से आत्मनिर्भर बना जाए। जल्दी से जादू की पुड़िया से आत्मनिर्भरता अगर बनानी है तो इसी तरह से ये संभव होता है। मगर हम किस तरह से देखते हैं आत्मनिर्भरता? मैं जिस तरह से देखती हूँ आत्मनिर्भरता, मैं ये मानती हूँ कि हर किसी को सम्मानजनक रोजगार मिले, ये आत्मनिर्भरता है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी रोजी सम्मानजनक तरीके से कमा सकूं। इसका मतलब कि नौकरी करके किसी और के ऊपर निर्भर रह के करने की मुझको ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे जीने लायक जितने भी साधन हों वो मेरे हाथ में रहें, मेरे कंट्रोल में रहें। ऐसी अगर आत्मनिर्भरता बने तो उस तरह की आत्मनिर्भरता मुझको चाहिए। एक सवाल और भी उठता है आत्मनिर्भरता को लेकर कि भाई आत्मनिर्भरता का मतलब स्वतंत्र होना होता है, स्वावलंबन होता है, परावलंबन उसमें हो सकता है क्या? क्या हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे क्या? क्या इस तरह से संभव है क्या कि मैं अपने जरूरत का सारा सामान खुद ही बना सकूं? तब हमको ये समझ में आता है कि भाई इस तरह से तो संभव नहीं है। हमको एक दूसरे की मदद पर ही जीना पड़ेगा।
एक दूसरे की मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब सवाल ये आता है कि तब हम मदद किसकी लेंगे? अगर हमको एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीना है, तो क्या हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहें? क्या हम किसी सरकार के ऊपर निर्भर रहें? तो ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो गांधी जी हमको इसमें बहुत मदद करते हैं। बहुत एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट जो है वो गांधी जी ने छोड़ रखा है, और जो समझ में भी आता है, लॉजिकल भी है। और मैं ये चाहूंगी कि आज की अर्थव्यवस्था में वो कैसे रेलेवेंट हो सके, जो गांधी में नहीं मानते हो उनको भी ये समझ में आए कि भाई रास्ता तो ये एक हो सकता है अगर इसके बारे में सोचे तो ब्लूप्रिंट क्या है? उसमें गांधी जी ये कहते हैं कि भाई तुम अपने पड़ोसी का घर भूखा रखकर अपने किसी दूर के रिश्तेदार का पेट भरो, ये संभव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, गलत है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है तो हमें अपने आसपास के लोगों के ऊपर निर्भर रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। वो आपके आत्मनिर्भरता के ज़्यादा करीब जाता है, क्योंकि आपके आसपास के लोगों पर जब आप निर्भर रहते हैं तो आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें रहती हैं। आपका जो है सप्लाई जो है वो भी नज़दीक से आ रहा है, आपका कंजम्पशन भी नज़दीक में हो रहा है, आपकी ज़रूरत के सारे सामान जो है वो नज़दीक में मिल रहे हैं। ये संभव है कि सारा मेरे ही प्रदेश में बनता हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे लोहा हर जगह नहीं बन सकता है, या फिर किसी प्रकार का खनिज हर जगह नहीं बन सकता है, तब फिर उसके पूर्ति के लिए मैं अपने नज़दीक के क्षेत्र में जाऊंगी। भारत भगवान की कृपा से कहिए, प्रकृति की कृपा से कहिए, इतना रिच प्रदेश है, इतना सुजलाम सुफलाम है कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास न हवा की कमी है, न पानी की है, न खनिज की है, न कोयले की है, न अनाज की कमी है, न लोगों की ही कमी है। दुनिया का सेकेंड बेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अगर हम अपने आप को माने, तो हमारे पास मनुष्य रूपी जो एक धन है वो भी इतना ज़्यादा है कि हमको किसी और दूसरे तीसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम दूसरों पर निर्भर है। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर कर्जा लगा हुआ है। आज की तारीख में भारत में डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपके ऊपर कर्जा कितना है और आपकी कमाई कितनी है। अगर उसको आंकड़ों में देखा जाए तो भारत की कमाई का 80% वो कर्जे के रूप में है। तब तो आप चलिए कर्जा चुकाइए या कर्जे का ब्याज चुकाइए और आप उसी दलदल में फंसे रहिए। ऐसी स्थिति में अगर आज हम आ पहुंचे हैं, तब तो हमको और भी सवाल पूछना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की आत्मनिर्भरता चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्लूप्रिंट ये बनता है कि आप दूसरों पर जब निर्भर रहते हैं तो उस निर्भरता की पूर्ति के लिए आप अपने आसपास के, आस पड़ोस के, सबसे नज़दीक के जो प्रदेश हैं, जो लोग हैं, जो समाज है, उसके ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो आप आत्मनिर्भरता के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचते हैं। दूसरा सवाल ये बनता है, आप देखिए आत्मनिर्भरता की हम लोग बात करते हैं, क्या मेरी आत्मनिर्भरता और मेरे पड़ोस के देश की आत्मनिर्भरता आपस में टकराती है क्या? आप देखिए यूएसए में आज क्या हो रहा है। मतलब आप में से कई लोग होंगे जिनके अड़ोस पड़ोस के लोग या जिनके परिवार के लोग वहाँ पर नौकरी करने गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, और आज उनके वीज़ा का बहुत बड़ा सवाल वहाँ पर खड़ा हुआ है। अमेरिका क्या कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट है। अमेरिका में बेरोजगारी आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिकन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए उनका वीज़ा ख़त्म किया जा रहा है जो बाहर के देशों से आए हैं। और वहाँ पर भारतीय लोग बड़ी संख्या में हैं जो इस वीज़ा पर काम करते हैं, तो इसलिए उनके रोजगार का सवाल उठ गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका की आत्मनिर्भरता और भारत की आत्मनिर्भरता आपस में टकराती है। तो वो आत्मनिर्भरता हुई क्या? इसका मतलब है कि हम लोग दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, और उसकी वजह से जिसके पास ताकत है वो अपनी आत्मनिर्भरता चला लेता है और जो कमज़ोर है वो दबकर रह जाता है। तो वो तो आत्मनिर्भरता किसी भी कीमत पे नहीं हुई। वो एक तरह का, जिसने मैंने कहा कि सम्मानजनक रोजगार, सम्मानजनक अस्तित्व के विरोध में हो जाता है,
कि जब तक अमेरिका की दादागिरी हम सहते रहेंगे तब तक हमारे सामने ये सवाल उठेगा ही उठेगा कि अमेरिका में जो भारत के लोग नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। चीन है तो उसके साथ तो दुश्मनावट हमने की है, इसीलिए चीन अगर इस तरह का करता है तो हम तुरंत ये कहते हैं कि हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। आज भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते ऐसे बने हुए हैं कि हम अमेरिका के साथ जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया की जो पॉलिटिकल पूरी सिस्टम है वो आज से 20 साल पहले थी, उससे तुरंत ही एकदम ही बदल गई है, उल्टी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा मॉडल सोचना पड़ेगा जिसमें मेरी आत्मनिर्भरता किसी और की आत्मनिर्भरता से टकराती ना हो। इसके लिए एक बहुत ही दूसरा सूत्र जो हमको मिलता है वो मिलता है सबके भले में आपका भला, अपना भला। ये सूत्र ये कहता है, जो जिसके बारे में गांधी जी को जीनियस ही मानना चाहिए, क्योंकि कल तक हम लोगों को ये सिखाया जा रहा था या हम ये सीख रहे थे स्कूलों के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से, समाज के माध्यम से। सब कहते थे कि भाई अपना अपना देख लो, अपना अपना देख लोगे तो देश में सब लोग अपना अपना देखेंगे तो सबका भला हो जाएगा। मगर हम ये देख रहे हैं कि ये संभव नहीं है। जब सब लोग अपना अपना देखते हैं, जब सारे देश अपना अपना देखते हैं, तो अपना अपना के हितों में टकराव आता है और सबका अपना अपना देखने से देश का पूरा भला हो जाए, ये संभव नहीं दिखता है। तब रास्ता क्या है? तब रास्ता यह है कि कोई ऐसी सिस्टम बनाई जाए जिसमें सबका भला संभव हो। अगर सबका भला होगा तो उस सब में मेरा भी भला होगा, क्योंकि सब में मैं भी आ जाती हूँ। तब उस सब की व्याख्या क्या कीजिए, तो उसकी व्याख्या ये बनती है कि सबसे गरीब आदमी से शुरू करो। देश का जो सबसे गरीब तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, उसके भले से अगर आप शुरू करोगे तो सबका भला जो है होना संभव होता है, हो सकता है। आज तक की जो आर्थिक व्यवस्था रही है जिसमें हमने ये माना कि कोई एक अंबानी या कोई एक टाटा बिरला अगर पैसा वाला हो जाएगा तो वो दूसरों को रोजगार देगा, वो तीसरों को रोजगार देगा और पैसे धीमे 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 करके टपकन स्थिति से, या जिसको ट्रिकल डाउन थियरी कहते हैं, उससे नीचे नीचे पैसा और संपत्ति और धन जो है वो नीचे आएगा। दुनिया का इतिहास ये कहता है आज की तारीख में दुनिया में 1% लोगों के हाथ में 60 से 70% दुनिया की संपत्ति है। भारत का भी यही हाल है। भारत के जीडीपी का आप आंकड़ा निकालेंगे, भारत की संपत्ति का, आय का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर के 1% लोगों के हाथ में देश की 50 से 60% की संपत्ति उनके हाथ में सीमित है, और बाकी के जो लोग हैं 99% लोग हैं वो बाकी की 40 या 45% संपत्ति के ऊपर निर्भर हैं। आप एक ऐसे रोटी के टुकड़े का अंदाज कीजिए जिसमें घर का जो बड़ा है, घर के पिता हैं या घर के दादा हैं या जो भी हैं, घर में सिर्फ 2 रोटी है और 10 आदमी खाने वाले हैं। पिता कहते हैं कि 1 रोटी मेरी, क्योंकि घर का मुखिया मैं हूं, बाकी के 9 लोग दूसरी 1 रोटी पर गुजारा चला दीजिए। ये दुनिया की स्थिति बनी हुई है, न सिर्फ बनी हुई है पर पिछले 15-20 सालों में ये परिस्थिति और ज़्यादा विकट हुई है, और उसके चलते हम देखते हैं कि दुनिया भर में असंतोष की मात्रा भी जो है वो बढ़ी हुई है। तो कहना मैं ये चाह रही थी कि आज तक हम जिस तरह से दुनिया को देख रहे थे और जिस तरह से हम चाहते थे कि दुनिया का विकास हो, जिसमें हमको ये सिखाया गया, खास करके पूंजीवादी जो विचारधारा है उसने ये सिखाया कि ऊपर के लोगों का विकास होगा तो धीरे धीरे करके पूरे समाज का विकास होगा। ये समाज में भी गलत साबित हुआ है, पूरी दुनिया में भी गलत साबित हुआ है। बल्कि इस नीति के चलते आज हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं कि एक अस्तित्व का संकट मनुष्य जाति के ऊपर खड़ा हुआ है। उस दिशा में न जाते हुए हम फिर से आत्मनिर्भरता की तरफ आते हैं। तो इसीलिए आत्मनिर्भर, या जिसको स्वदेशी कहें या जिसको गांधीयन अल्टरनेटिव कहें, जिसके ऊपर आप हमको न सिर्फ सोचना है बट इस दिशा में हमको आगे भी बढ़ना है, वो ये है कि हम आखिरी आदमी जो है उसके विकास के बारे में सोचे, उसके लिए ऐसे नियम बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं
जिससे संपत्ति जो है वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इसको और एक तरह से आप देखिए कि आज की अर्थनीति का सबसे बड़ा संकट क्या है दुनिया में और अपने देश में भी है, वो ये है कि प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, हर रोज हजारों लाखों करोड़ों का मास प्रोडक्शन हो रहा है, मगर उसकी खपत नहीं हो रही है, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जिसके पास ये सारा सामान जाना है, जिसको खरीदना है, उसकी क्रय शक्ति खत्म हो गई है। उसके पास खरीदने के लिए संपत्ति नहीं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, क्योंकि धन जो है वो ऊपर के 1% के लोगों के हाथ में, संपत्ति के हाथ में सीमित हो गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो 1% लोग जो संपत्ति बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसको खरीदने वाले लोग अब नहीं रह गए हैं, और वो उत्पादन रोज का रोज हुआ जा रहा है। आप इसकी कल्पना करिए कि हमारे देश में एक जूता कंपनी हर रोज हजारों जोड़ी का जूता जो है वो बनाए जा रही है, और जूता पहनने वाले लोग उतने नहीं हैं। एक समय आता है जब सबके पाँव में जूता है, तब फिर आप उन जूतों का क्या करेंगे? तब आप जूता पहनने वाले को समझाएंगे कि भाई तुमको साड़ी के नीचे अलग जूता चाहिए, तुमको पैंट के नीचे अलग जूता चाहिए। इस तरह की बात चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि संपत्ति जब तक बंटती नहीं है, जब तक लोगों के हाथ में नहीं जाती है, तब तक जो प्रोड्यूसर जो है, जो एक मास प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको खरीदने वाले लोग नहीं हैं। तो इस दृष्टि से भी देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं, एक आखिरी तबका, पिरामिड का जो सबसे बड़ा तबका है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान करते हैं तो वो चीज़ों को खरीदने लायक बनता है, तब वो एक हमारा बाजार बनता है। विश्वजीत राय बहुत अच्छा उदाहरण भी दे रहे हैं। मैं विषय को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही थी कि पॉइंटेड रहे आत्मनिर्भरता पर। ये मुद्दा सही है, पर वो जो कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर मनी की कंसेप्ट जो है वो पिछले दिनों में आई है, क्योंकि संपत्ति ऊपर के 1% के हाथों में सीमित होकर रह गई है और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए आज दुनिया के कई देश इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो लोगों के सीधे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, जिसको हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई पैसा सीधा अकाउंट में, लोगों के अकाउंट में डाला गया, और जिसके आंकड़े रोज रोज जो है सरकार देती है। और ये इसी तरह की एक बात चलती है जिसमें यूनिवर्सल इनकम की बात आती है कि भाई लोगों को कम से कम इतनी कमाई तो मिले ही, इतना पैसा तो मिले ही, इसकी व्यवस्था जो है वो सरकार कर दे। ये बात जो है ये सम्मानजनक रोजगार के बिल्कुल विरोध में जाती है। इस बात को हमको समझना ही पड़ेगा कि लोगों के हाथ में ऐसे ही पैसे ट्रांसफर कर देने से समाज में सम्मानजनक स्थिति उन लोगों की नहीं बनती है जिनके हाथों में आप पैसा दे रहे हैं। ये जरूर है कि तात्कालिक उनको रिलीफ मिलती है, खास करके हमारे जैसे देश में जिसमें 2 वक्त की रोटी भी दिक्कत से मिल रही है लोगों को। उस वक्त की रोटी के लिए लोगों को सीधे हाथ में उनके पैसे जाए, क्योंकि पैसा ऊपर से जब चलता है तब नीचे पहुंच ही नहीं रहा है, सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा डाले। इस तरह की एक बात पूरी दुनिया में इसका प्रयोग चल रहा है और भारत में भी इसका प्रयोग चले, इसकी वकालत जो है वो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। आप रघुराम राजन ले लीजिए, अभी जो भट्टाचार्य जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने ये कहा, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात कर रही है कि 15,000 हो, 25,000 हो, या पता नहीं कितना था, 36,000 या ऐसा कुछ था साल का मिले, कि कोई भी रकम हो, मगर वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका इसीलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि सिर्फ पैसा देने से काम चलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, लोग उन उत्पादों के पीछे जाएंगे जिन उत्पादों की कमी है, और उसको इन्फ्लेशन के साथ जो हम जोड़ते हैं वो एक सीधी सीधी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की व्याख्या है, जिसमें कहते हैं कि बहुत सारा पैसा अगर बहुत कम वस्तुओं के पीछे जाएगा तो उन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसीलिए पैसे का इस तरह का मुफ्त बंटवारा जो है वो आज तक सही नहीं माना गया है। मगर आज उसके बारे में प्रयोग क्यों चल रहा है? क्योंकि आज की व्यवस्था फेल हो रही है कि पैसा जो हमने माना था कि ऊपर के 1% में जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, वो कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था बनी ही नहीं।
इसकी ट्रिक देखिए। 2,000 रुपया जो है वो मिलना था किसानों को, साल का 6,000 रुपया, ऐसा करके तिमाही में 2,000 रुपया किसानों के हाथ में आना था। अब किसान के हाथ में ये 2,000 रुपया अगर आया तो उस रुपए का वो क्या करेगा? अगर हम लोग सोच के देखें तो हमको ये समझ में आता है कि वो रुपया उसका खर्च करेगा। वो किन चीज़ों पे खर्च करेगा? कहीं कुछ कपड़ा ले लिया, कहीं कुछ मोबाइल ले लिया, कहीं कुछ खेल का सामान ले लिया, उस तरह से। मगर ये जो सारा सामान खरीदता है वो बनाता कौन है? वो बनाते वही मुट्ठी भर लोग हैं। तो पैसा पलट के गया किसके पास? पलट के उसी के पास गया जिसके पास पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसके पास पैसे का संग्रह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों कि पैसा बहने का जो नाला बना हुआ है, पैसा बहने का जो रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता इस तरह से बना हुआ है कि पैसा उसी के पास जाता है जिसके पास पैसा पहले से है ना। पैसा पैसे को खींचता है, ऐसी कहावत हम लोग सुनते हैं कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसा है तो बैंक भी तुमको कर्जा देगी, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको कर्जा देंगे, तुम्हारे जितने भी सिस्टम है वो सब तुमको पैसा देगा। पैसा नहीं है, यही तो मुसीबत है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसा अगर हम डालते हैं तब भी पैसा पलट के वहीं जाता है जहां पर पैसा पहले से जमा हुआ है। 2008 और 2009 में दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई और जो यूएस से शुरू हुई और पूरी दुनिया में ये फैल गई। इसके पहले भी कई फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, पर तब तक भारत दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उतना इंटीग्रेटेड नहीं था, इसलिए हम पर उसका असर बहुत कम हुआ। मगर पिछले सालों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था इतनी खोल दी है, उल्टा ये जो नई सरकार आई है जो स्वदेशी का नारा लेकर आई थी, उन्होंने भी हमारे दरवाजे देश के इतने खोल दिए हैं कि अब दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका तुरंत असर भारत पर भी होता है। तो 2008 और 9 में जो मुसीबत आई उसके बाद दुनिया भर की सरकारों ने पैसा छापा। अमेरिका ने सबसे ज्यादा छापा, यूरोप ने छापा, चीन ने छापा, भारत ने छापा, जापान ने छापा। सभी सरकारों ने अबजो, मतलब जितने आप जीरो लगा दें उसका कैलकुलेशन करें, अरब खरब रुपया जो है वो छाप कर सिस्टम में डाला और फिर भी व्यवस्था वैसी की वैसी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि पैसा जो है, पैसे की बहने की जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है वो ऐसी ही बनी हुई है कि जहां पर पैसा है पैसा वहीं जाता है। हेलीकॉप्टर मनी जिसको कहें या मुफ्त में पैसा बांटने वाली भी जो परिस्थिति हम कहें, तो हमको ये समझ में आता है, ये हमने देखा है, ये सिद्ध बात है। पिछले 50, 60, 70 सालों में जो अर्थव्यवस्था दुनिया में बनी उसने इसको सिद्ध किया है कि सिर्फ पैसा अगर होगा तो पैसा जो है पैसे की ही दिशा में बहेगा। इसका एक यहां पर जो है एक चैलेंज आती है, यहां पर जो है एक क्रांतिकारी बात गांधी जी कहते हैं और जिसका अभी प्रैक्टिकल स्वरूप जो है वो दुनिया में किसी ने खोजा नहीं है और वो खोजने की किसी को इच्छा भी नहीं है। आप देखिए, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पूरी व्यवस्था चला रहे हैं, ये वही करोड़पति लोग हैं। आप देखिए आपकी संसद में करोड़पति लोगों की कितनी संख्या है। जब नियम बनाने वाले करोड़पति होंगे तो उनको रास्ते पर चलने वाला आदमी दिखेगा ही नहीं। हमारे देश में जो अभी पिछले कोरोना के चलते जो एक पलायन चला मजदूरों का, जिसको हमने रास्तों पर लाखों लोगों को चलते हुए देखा, इस बात को रियलाइज करने में सरकार को 2-2.5 महीने लग गए कि हाँ ये भी कोई समस्या है। तब तक तो इस समस्या का कोई उपाय भी नहीं था, कोई उसकी चर्चा भी नहीं थी। इसका मतलब ही यही है दोस्तों कि जो नियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उनके और जमीन के बीच में कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। उनको एहसास ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है। इसीलिए जो नई व्यवस्था बनानी है वो अगर ऐसी बननी है जिसमें नीचे के लोगों को सबसे ज्यादा और सबसे पहले फायदा होगा, तो वो व्यवस्था आज की जो सिस्टम है वो बना नहीं सकता है। मगर सिस्टम बनानी क्या है ये हम लोग देखिए।
और जहाँ पर गांधी जी का एक क्रांतिकारी विचार आता है और जिसमें वो कहते हैं कि नाई और वकील दोनों की कमाई एक सी होनी चाहिए। अब ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, मगर कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि श्रम और पूंजी दोनों का बराबर का महत्व है। क्या ऐसी कोई समाज बन सकता है क्या? श्रमिकों के बगैर कोई समाज बन सकता है क्या? आज ही देखिए ना, हम कोविड में जब हम देखते हैं तो कौन सी सेवाएं हैं जो अनिवार्य हैं, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हैं, कौन सी सेवाएं हैं जो ऐसे ही है जिसके बगैर भी चल सकता है। तो हम देखते हैं कि सफाई है, जो डॉक्टर्स हैं, जो कारखानों में लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर गए हैं उनको मिन्नतें करके वापस लाया जा रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं लोग ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं। मगर जब हम उनके देखते हैं कि उनको भुगतान कैसे किया जाता है, क्या वो अनिवार्य है, उतना वो कमा पा रहे हैं क्या, तो हम देखते हैं कि उस तरह का नहीं है। और जो बाजार चला रहे हैं, जो शेयर मार्केट वाले हैं या जो बैंकिंग वाले हैं या जो अन्य ऐसे फाइनेंशियल व्यवस्था वाले हैं, जो थिएटरों के मालिक हैं, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और जो किसान है, जो मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी है, जिसकी व्यवस्थाएं अनिवार्य है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसी व्यवस्था में चल रहे हैं जिसमें पूंजी को हमने अनरीजनेबल महत्व दे रखा है। हमने अनुपात में अगर देखें तो पूंजी को कहीं ज्यादा महत्व हम देते हैं और श्रम को हम जरा भी महत्व नहीं देते हैं। अगर किसी दुनिया को टिकना है, अगर किसी व्यवस्था को टिकना है और अगर कोई नई क्रांतिकारी व्यवस्था होगी तो वो यही व्यवस्था होगी जिसमें पूंजी को और श्रम को बराबर का महत्व होगा। उत्पादन उतना ही होगा जो श्रम के साथ जुड़ा है, कमाई उतनी ही होगी जो श्रम के साथ जुड़ी हुई है, जो आप समाज को दे रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसके बगैर हम करते हैं तो हम यही देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ मिनटों का लाखों लोग कमा लेते हैं, कुछ मिनट का। आप किसी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी बड़े वकील के पास चले जाइए, किसी बड़े उद्योगपति के पास चले जाइए, उनकी मिनट की कमाई होती है। किसी रिलायंस के अंबानी का कमाई पूछ लीजिए या किसी और इसकी कमाई का पूछ लीजिए, तो उनके मिनटों की कमाई होती है। और यहाँ पर पूरे दिन मेहनत करके भी व्यक्ति को जो है वो सम्मानजनक रोजी रोटी नहीं मिल पाती है। इसलिए आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब पूंजी को हम उस तरह का महत्व नहीं दें जिस तरह का हम महत्व आज दे रहे हैं। पूंजी को और श्रम को हमको बराबर महत्व देना पड़ेगा। और ये चुनौती है आज के अर्थशास्त्रियों के लिए, आज के समाज के सामने ये चुनौती है, क्योंकि नहीं तो एक दिन आएगा जब श्रमिक ये कहेगा कि हमको श्रम नहीं करना। आज क्या हो रहा है, आज जो चैलेंज है वो क्या हो रहे हैं, किसानी में पंजाब हरियाणा में धान की खेती नहीं कर रहे हैं लोग इस साल। क्यों? क्योंकि श्रमिक नहीं है। इसका एक फॉल आउट और होगा, आप देखिएगा कि ये जो श्रमिकों का पलायन हुआ है, इसका जो शॉर्टकट निकलेगा, खास करके जो 2 साल में 3 साल में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जो तुरंत देश को कहीं रॉकेट में लॉन्च करना चाहते हैं, वो इसका रास्ता ये निकालेंगे कि श्रमिकों का काम अब मशीनों से होने लगे। श्रमिक अगर लौटकर नहीं आता है तो भी भुगतना श्रमिक को ही पड़ेगा, क्योंकि तुरंत मार्केट जो है वो इस तरह के साधन बनाएगी, इस तरह के मशीन बनाएगी जो श्रमिकों के रास्ते बगैर श्रमिकों के भी चल सकेगा। तो हम उसी दिशा में और उल्टे जा रहे हैं जिस दिशा में हम आज हैं, और जहां से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं दिखता है, वहां पर आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। क्योंकि जो किसान, जो मजदूर, जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किसी सरकार पर निर्भर हो कि वो हमारे बैंक में 5,000 या 10,000 या 15,000 डालेगा, या वो हमको गैस मुहैया कराएगा मुफ्त में, या वो हमारे लिए किसी प्रकार के मुफ्त अनाज, धान, दालों का व्यवस्था करेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, ये व्यवस्था आत्मनिर्भरता के विरोध में व्यवस्था जाती है।
तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि व्यवस्थाएं ऐसी बने जिसमें हर व्यक्ति का जीवन जिस उसके काबू में हो, उसके कंट्रोल में हो। कैसे ये हो सकती है? अब करने वाली बात आती है। भाषण जो है वो करने को हम लोग कर लेते हैं, वो तो बहुत सारे लोग टीवी पर भी आके भाषण करते हैं, पर भाषण के बाद कुछ करना भी पड़ता है। उस सपने को जमीन पे लाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। वो ऐसी कोई चीज आजकल हो रही हो ऐसा लगता नहीं है। पर हम लोग तो करने की बात करें, 3 चीजें मेरे समझ में आती है जो करनी चाहिए। एक तो जो है वो इंडिविजुअल को करने की बात है, मतलब मेरे और आपके करने की बात है। दूसरी चीज है सरकार को करने की है, जिसमें सरकार करे ही, सरकार करे बगैर छूट नहीं सकती है। इसका प्रेशर लोग अगर लाएंगे, मतलब हम और आप अगर लाएंगे, तभी वो संभव हो सकता है। और तीसरी बात जो है वो उन लोगों के करने की है जो क्रांति का सपना देखते हैं। हमारे और आपके करने की बात, हम आज से ये तय करें कि हम जो भी सामान खरीदते हैं, वो खरीदे हुए सामान का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, इसका अगर हम लोग ध्यान करना शुरू करें, सोचना शुरू करें, तो इस बात का तुरंत हल निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मैं जो साबुन खरीदती हूँ, मैं जो तेल खरीदती हूँ, वो किसी बड़ी कंपनी का है क्या, किसी टाटा बिरला का है क्या, या मेरे आसपास की कोई कंपनी है वो बना रही है, वो बना सकती है, और मेरे खरीदने से उसके जेब में पैसा जाएगा, उसके चलाने का सामान होगा, तब आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता इससे नहीं आएगी कि मेरे ही देश की कोई एक बड़ी टाटा कंपनी होगी जो कार भी बनाएगी, हथियार भी बनाएगी, नमक भी बनाएगी, बेसन भी बनाएगी, और दुनिया भर का सारा सामान बनाएगी, और हम सभी लोग जो हैं वो स्वदेशी के नाम पे, आत्मनिर्भरता के नाम पे उसी एक कंपनी का सामान खरीदेंगे। उससे आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता उससे आएगी जिससे मेरे पड़ोस का जो प्रोड्यूसर है, मेरे आसपास में रहने वाला जो प्रोड्यूसर है, उसकी कमाई हो। कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, मेक लोकल वोकल, मगर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम अपना सामान, हमारा जो है वो हमारे अड़ोस पड़ोस में बनने वाले आदमी से खरीदें। अब सवाल यह है कि वो बना पा रहा है क्या वो सामान? अभी देखिए, आप लोग टीवी अगर देखते होंगे तो अमेज़न की ऐड आती है, अपना अमेज़न क्या है। तो अब आप ग्रोसरी भी, रोजमर्रा की सामान भी जो है वो अमेज़न पे मंगा सकते हैं, उस पर आपको 30% की छूट भी मिलेगी। कैसे उनको परवड़ता है 30% की छूट देना? किसी अमेज़न को कैसे परवड़ता है? वो ऐसे परवड़ता है कि वो सीधे सीधे किसानों से अपना सामान मंगाते हैं। वो बिचौलियों को काट देते हैं, बीच के लोगों का खर्चा काट देते हैं। उनकी अपनी ट्रक कंपनी भी है जिसमें सामानों की बर्बादी बहुत कम होती है। उनके अपने जो है वो लोग हैं जो सीधे किसान के पास से सामान लेते हैं। उनकी अपनी दालें होती हैं, दाल मिल होती हैं, उनका अपना सारा व्यवस्था बनी हुई है। तो बीच में जो बहुत सारे कमीशन देने पड़ते हैं, वो कमीशन कट जाता है, और वो सीधा लेने की वजह से उनको वो फायदा मिलता है, जो फायदा वो ग्राहकों को पास ऑन करते हैं। अब मेरी परिस्थिति सोचिए, मैं एक आम उपभोक्ता हूँ, मैं अपनी दाल, मुझको जहां पर 30% डिस्काउंट मिल रहा है वहां से खरीदूं, कि मैं मेरे अपने बनिए के पास से खरीदूं? आप कहां से खरीदते हैं? आपको अगर सेल लगा दिखे कहीं बड़ी कंपनी का तो आप वहां जाते हैं। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा है। बीच में मैं एक हमारे कोई शिविर एक गांव में लगा था, वहां गई थी, और वहां पर शिविरार्थी थे, और वहां मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। और आपको आश्चर्य होगा कि छोटी सी जगह पर किया हुआ वो शिविर, और उसमें 50 से 60% लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना कभी की थी। तो आप व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं, सरकार व्यवस्था ऐसी बना रही है कि जिसमें अमेज़न भी आए, जिसमें फ्लिपकार्ट भी आए, जिसमें फला ढीका सब आए, और फिर कहे कि लोकल इज वोकल, या वोकल लोकल जो भी है वो। कोई मेरे नजदीक के बनिए से सामान खरीदेगा क्यों? कोई नजदीक का प्रोड्यूसर सामान बनाएगा क्यों? उसको परवड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैसे से
बड़ी कंपनी जब बड़ा पैसा लेती है तो बैंक में भी उनको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। रिलायंस कंपनी को बैंक से जो इंटरेस्ट रेट मिलता होगा और मेरे चाचा की दुकान है या चाचा को कोई धंधा है उसको इंटरेस्ट रेट जो मिलता होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसका धंधा टिक कैसे सकता है? सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाना है बोल के नहीं चलता है, उसके लिए वातावरण करना पड़ता है कि लोकल कंपनियां बने, फले, फूले। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की उनको कंपटीशन मिलेगी, जो लोग करोड़ों रुपया डुबाने के लिए तैयार है सिर्फ एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उनके सामने हमारे आपकी छोटी कंपनियां टिक नहीं सकती है। तो इसीलिए सरकार अगर बोलती है कि वोकल लोकल करो और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारे देश में आने के लिए आमंत्रित भी करती है, सिर्फ आमंत्रित नहीं करती है, उसके पीछे कटोरा लेके हम दौड़ते हैं कि बाहर की पूंजी वाले लोग आए, उनको ये सुविधा करके दो, वो सुविधा करके दो। क्या है वो बिजनेस के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूल रही हूँ मैं। जिसमें बिजनेस आसान कितना है, देश में बिजनेस चलाना कितना आसान है, उसकी रेटिंग चलती है और वो रेटिंग हमारी सुधरे उसके लिए हम जो है रेटिंग एजेंसियों के पीछे दौड़ते हैं। का मतलब ये है कि हम दुनिया भर के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ उद्योग करना बहुत आसान है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, इसलिए आप हमारे यहाँ आइए। जब वो लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे लोकल लोगों का क्या होगा? तब आप कहेंगे कि लोकल लोग जो है सिर्फ हैंडीक्राफ्ट बनाएं, हैंडीक्राफ्ट बनाइए, आप हैंडलूम चलाइए। आप क्यों भाई, हम क्यों हैंडीक्राफ्ट चलाएं? हम रोजमर्रा के उन सामानों को क्यों नहीं बनाए जिनकी खपत रोज बहुत ज्यादा होती है, जिसमें मार्जिन भी ज्यादा है? तो ये सवाल सरकारों के सामने उठता है और ये सरकारों के करने का सवाल है। दूसरी जो चीज हमको करनी है, जो मुझको और आपको करनी है, और मैं चाहती हूँ अपने साथियों के साथ बार बार इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे रोजमर्रा के जो सामान हैं उसमें उनको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको अगर हम खुद बनाते हैं तो हम बेहतर क्वालिटी का बना सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कैंसर कार्सिनोजेनिक सामान केमिकल कौन से हैं। जो बाल में हम तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितने हार्मफुल हैं, कितने नुकसानदेह हैं, इसकी जानकारी हमको है। तो क्यों ना हम हमारे रोजमर्रा के सामानों का उत्पादन हम खुद अपनी जगह करें। एक तो मैं उपभोक्ता के नाते मेरा एक मेरी ड्यूटी है, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि मैं जब कोई चीज़ खरीदती हूँ तो वो पैसा कहाँ जा रहा है उसको मैं देखूँ। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि हम खुद उत्पादक बने, हम अपनी जगह पर उत्पादन करें। अब दिक्कत यह है कि हमारी कंपटीशन उन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होती है जिनके सामने टिकना संभव नहीं है। तो उसका रास्ता ये है कि हम उपभोक्ता भी बने, माने जो हम बनाए भी हम खुद और हम खाएं भी खुद। आप इस बात का अंदाज करके देखिए कि हमारा देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद इस जगह पर पहुंचा था कि सारे उद्योग खत्म हो चुके थे। वहां पर खादी नाम की एक चीज लाई गांधी जी ने, और सिर्फ लाई नहीं, उन्होंने कहा कि अगर तुम खादी बनाते हो तो खादी तुमको पहननी भी पड़ेगी। जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि खादी की तरफ, खादी एक सिंबल हुआ, इसके पीछे का जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो ये कहता है कि आप प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज करिए और उसके साथ साथ कंजम्पशन भी आपको डिसेंट्रलाइज करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी को आपने बनाया भी और पूंजी को आपने बांटा भी। बनाने वाले भी डिसेंट्रलाइज्ड हैं और उसको खर्चा करने वाले, उसको खाने वाले, उसकी खपत करने वाले भी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है। पिछली बार इसी तरह की बात मैंने राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय शिविर के दौरान की थी फेसबुक लाइव में। मेरी बहन ने उसको सुना, जो बंबई शहर में रहती है। बोली ये तो संभव नहीं है ये कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ उसको ये असंभव इसीलिए लगता है क्योंकि उसने उस इतिहास को देखा नहीं है, उस इतिहास को पढ़ा नहीं है। गांधी ने खादी को जिस तरह से खड़ा किया
वो भी एक ऐसे देश में जहां पर का कपड़ा विदेश से बनकर आता था, लगभग पूरा कपड़ा, क्योंकि भारत के सारे उद्योग खत्म हो कर दिए गए थे, जानबूझ के प्लानिंग से खत्म कर दिए गए थे। ऐसे एक देश में खादी को खड़ी करना और खादी के लिए पूरा मार्केट क्रिएट करना, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसको हमने संभव करके बताया। और ये संभव हुआ और ये आज भी संभव हो सकता है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, हम और आप जागरूक बने, अपने निर्णय खुद करें, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक हों, हेल्पलेस ना फील करें। साबुन है, तेल है, कच्ची घानी के तेल को आज के मॉडर्न बंबई के मार्केट में कोल्ड प्रेस कहकर दुगने तिगने दाम में बेचा जा रहा है। कोल्ड प्रेस क्या है? कोल्ड प्रेस का मतलब यह है कि खाने के तेल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको गर्म प्रक्रिया से नहीं किया गया है, मगर उसको ठंडी प्रक्रिया, माने उसमें किसी भी प्रकार के जलन की जरूरत नहीं पड़ी है। का क्या मतलब है? ये कच्ची घानी का तेल हुआ। कच्ची घानी में क्या था? बैल जो था वो घानी में चलता था और उसी तरह से तेल बनता था। जिस तेल को आज न्यूट्रिशन है और उसको मेडिसिनल वैल्यू है और क्या क्या कहकर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अपने ज़रूरत की ज़्यादातर सामान हम अपने लेवल पर बना सकते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र हैं हमारे, साबुन बनाते हैं, इतने बढ़िया साबुन बनाते हैं, इतने बढ़िया शैम्पू बनाते हैं कि हमारे घर में हमारा साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया। साबुन, तेल, बिस्किट, नाश्ता, कपड़ा, क्या चीज़ें हैं, और मंजन, काजल, पाउडर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अपने यहाँ बना नहीं सकते हैं? तय क्या करना है कि हम अपने आसपास के ही बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और जब तक वो चीज़ मेरे आसपास में बनना शुरू नहीं होती है तब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। 3 महीने से हम लोग कोविड में घरों में बैठे हुए हैं। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्योंकि वो मिल ही नहीं रही है बाजार में, या मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। बहुत सारी चीजों के बगैर भी जीना संभव है। बहुत सारी चीजों के साथ ही जीना ये हमको मॉडर्न व्यवस्था ने सिखाया है। वो क्यों सिखाया है? क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अगर खत्म करना है, जैसे मैंने जूतों का उदाहरण आपको दिया कि जूते रोज 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 लाखों की संख्या में बन रहे हैं, उनकी खपत कैसे होगी? मोबाइल रोज 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 बन रहे हैं, उनकी खपत कैसे होगी? तब आपको सामने वाले को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि भाई एक नहीं 2 मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, 2 सिम नहीं 4 सिम तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा करिए, आप एक मोबाइल अपने बिजनेस के काम के लिए रखिए, ताकि जब आप किसी को बेवकूफ बनाकर भाग जाए तो बिजनेस वाला बंद कर दें और सिर्फ पर्सनल वाले फोन पे चलाइए। हो क्या रहा है? आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की खुद की जरूरतें सीमित हैं। अगर आप देखेंगे भी तो मैं कितना ही खा सकती हूँ, कितना ही पहन सकती हूँ, कितना ही घूम सकती हूँ। आज की पूरी कोविड की जो पूरी समस्या खड़ी हुई है उसने ये हमको सिखाया है कि आत्मनिर्भरता ही सही रास्ता है। तुम अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों पर निर्भर रहते हो, इधर के विदेश के लोगों के ऊपर, यहाँ घूमो वहां घूमो, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो जिस तरह से व्यापार बहुराष्ट्रीय होता है उसी तरह से रोग भी बहुराष्ट्रीय होता है, इसीलिए इसको पैंडेमिक कहा गया। और आप यकीन मानिए, अगर इसी तरह की व्यवस्था में हम लोग चलते हैं तो इसी तरह के रोगों का प्रभाव, दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में उसी तरह से फैलना कई बार संभव हो सकता है। तो इसलिए 3 चीजें मैं कह रही हूँ। एक तो खुद के करने के लिए कह रही हूँ कि खुद हम लोग अपना उत्पादन अपने हाथ में लें। वो उत्पादन तभी टिकेगा जब हम उसका उपयोग भी अपने लिए शुरू करें, माने प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, कंजम्पशन भी हम कर रहे हैं। इसे आप देखिए, संपत्ति बन भी रही है, संपत्ति बढ़ भी रही है और संपत्ति बट भी रही है। ये तीनों चीजें जब तक नहीं होती है तब तक स्वस्थ विकास देश का, दुनिया का संभव नहीं है। आज जो संपत्ति का बंटना खत्म हो गया है, संपत्ति कुछ ही हाथों में सीमित रह गई है, जिसकी वजह से जो है दुनिया भर की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा है।
आखिरी बात मैं आपको कहती हूँ, आत्मनिर्भरता क्या सिर्फ व्यक्ति की है? हमको हमारी पृथ्वी की आत्मनिर्भरता के बारे में भी सोचना होगा। जिस तरह से पर्यावरण का नुकसान हम करते जा रहे हैं, अनंत नुकसान करते जा रहे हैं, उससे दुनिया की, पृथ्वी की आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है। इसका और एक सूत्र गांधी जी देते हैं, और जिसको पकड़ के हम लोग चलें तो है, वो सूत्र है कि जितना प्रकृति से लो उतना प्रकृति को लौटाओ, प्रकृति को भी आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भरता की ये जो कुंजी है, जो चाबी है, वो कई तरह के ताले खोलती है। अगर आप उस आत्मनिर्भरता को सही तरह से समझें तो ये वैसी आत्मनिर्भरता नहीं है जो किसी और की आत्मनिर्भरता को कुचल कराए। जब सबका भला होगा, जब सब आत्मनिर्भर होंगे, तब मेरा भी भला होगा, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, मेरी भी प्रकृति का मैं संवर्धन कर पाऊंगी, अगर दुनिया भर के लोग अब दुनिया की प्रकृति का संवर्धन करते हैं। इतनी तरह की चीजें हैं, बहुत भी करने की बातें तो कई हैं, पर मैं देख रही हूँ समय भी लगभग 1 घंटा होने चला है। मगर मुझको लगता है कि ये 3 चीजें अगर हम लोग करें कि प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज हो, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर उतना काफ़ी होता, दिक्कत कहाँ पे आती है, आप देखिए कि मैं अगर डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन करती भी हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा, आप लोगों में से कई लोग स्टार्टअप का हिस्सा होंगे। मगर हम सपना क्या देखते हैं? हम सपना देखते हैं कि कैसे मेरे 50 का 50,000 हो जाए। ये कब हो सकता है संभव? जब हम बेचने के लिए बड़े बाजारों की तरफ जाएं। मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन तो लोकल चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि बाजार हमको ग्लोबल मिले। माने हम उतना बड़ा बनाएंगे, मतलब हम भी मास प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। शुरू हम भले छोटा मोटा कर रहे हैं, मगर हमारे सपने कोई टाटा बिरला से कम बनने के नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जरूरी ये है, एक गांठ बांधने की जरूरत ये है कि प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज हो, उसके साथ में कंजम्पशन भी डिसेंट्रलाइज हो। मैं अपना दातुन, मैं अपना मंजन, साबुन, शैम्पू जब भी खरीदूंगी, तब मैं ये जरूर ध्यान करूंगी कि मेरे वो 25 रुपए के साबुन के कितने पैसे दरअसल में जो बना रहा है उसको जा रहे हैं, और जो मालिक है उसको कितने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। सरकार को उसके लिए मदद करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को पलक पावड़ी बिछाकर बुला रही है, रेड कारपेट से बुला रही है, तो ऐसे सारे जो नियम बनेंगे, ऐसे सारे कानून बनेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमको ये विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जमीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग उस तरह के कानून बना ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमको अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी है, और अगर सरकार उस कानून के उस किस्मत के विरोध में जाती है, तो हमको उसका विरोध करना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ हैदराबाद में कौन सी एक बड़ी फर्नीचर की कोई कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। मेरे दोस्त लोग विदेशों में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अरे वो क्या कंपनी है, मतलब कई एकड़ों में फैले हुए फर्नीचर का सामान आपको जैसा चाहिए वैसा मिले, और क्योंकि सारा मशीन से बना हुआ है, इसलिए तरह तरह की सहूलियतें उसमें मिलती हैं। तो मेरे देश के कारपेंटर का क्या होगा भाई, अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की दुकानों को लगाने की हम इजाजत देंगे अपने देश में। हैदराबाद में वो कंपनी खुली है, और उनकी जरूर इच्छा होगी कि देश भर में सब जगह खुले। उनको सब जगह खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि तुम ऑनलाइन खरीदो, हम तुमको घर पे पहुंचा देते हैं। ये सारे कनेक्शन को हमको समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसको बगैर समझे हम सरकारों पर भरोसा करेंगे कि सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनाएगी, तो वो तो बना ही देगी। 2025 तक का जो टारगेट है वो तो पूरा होना ही होना है। मगर आत्मनिर्भरता कैसे, आत्मनिर्भरता किसकी, और आत्मनिर्भरता किस कीमत पर, ये सारे सवालों के अगर जवाब आपको नहीं मिलते हैं, तो वो सही आत्मनिर्भरता नहीं है। ये बात को हम समझें। अभी तो इतना ही रोकती हूँ।
क्रांति वाला हिस्सा, जो तीसरा हिस्सा था, जो मैंने कहा कि क्रांतिकारियों के करने का है, वो क्या है उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज तो सिर्फ इतना ही कि आत्मनिर्भर हम बने, भारत को बनाएं और हम खुद ये कर सकते हैं, इस भरोसे के साथ आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आई किया श्रीकांत ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद।